Hello students and welcome to Prep IAS. I am Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSC prelims, and the topic for today is going to be the rise of left movements in the Indian freedom struggle and the second phase of revolutionaries. So let's begin. स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, हम पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है एज ऑलवेज उसका एक क्विक रीकैप ले लेते हैं। हम किस चीज की बात कर रहे हैं? हम फ्रीडम स्ट्रगल का डिस्कशन कर रहे हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसको हम लगभग रख सकते हैं 1885 से 1947, जिसमें से हमने बाय एंड लार्ज अभी तक 1885 से 1930 तक का डिस्कशन कर लिया है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अपन क्या कर रहे हैं, हम लोग ट्रेंड्स देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर ट्रेंड्स कैसे आए। ट्रेंड्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारा 19th सेंचुरी के अंदर जो है फ्रीडम स्ट्रगल जोर पकड़ता है। क्यों? क्योंकि देयर इज राइज ऑफ नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म का उदय होता है तो वो कल्मिनेट कब होता है? 1885 में होता है। क्यों? क्योंकि 1885 में होता है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर हम आईएनसी की लीडरशिप की बात करें तो आईएनसी को जो है 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, 1, 2 एंड 3। पहला जो फेज है उसके अंदर कौन डोमिनेट कर रहे हैं? मॉडरेट्स कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट्स का राइज होता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि आईएनसी जो है गांधी की लीडरशिप के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल को आगे लेकर जाता है। मॉडरेट्स का टाइम पीरियड बाय एंड लार्ज हमारे पास कौन सा है? 1885 से 1905 का है। एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो इनका उदय 1905 में होता है, और 1917 तक हम देखते हैं कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं आपस में आईएनसी में काम कर रहे हैं। इस बीच में हमने इनका स्प्लिट और रियूनियन दोनों देख लिया। स्प्लिट कब है? 1907 का है, और रियूनियन कब है? 1916 का रियूनियन है। इस रियूनियन के तहत हम देखते हैं कि हम मुस्लिम लीग से भी हाथ मिला लेते हैं। गांधी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो 1917 ऑनवर्ड्स अब 47 तक जो है गांधी की लीडरशिप के अंदर आईएनसी जो है वो काम करेगी। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने इनकी 3 अर्ली विनिंग्स देखी थी। वो जो 3 अर्ली विन्स हैं वो कहाँ कहाँ पर है भाई? चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्या देखते हैं, ये जो तीनों अर्ली विन्स हैं कब हैं भाई? 1917 से 1918 के बीच में है। चंपारण, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और उसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, ये हो गई इनकी 3 अर्ली सक्सेस। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1919 में क्या होता है। महात्मा गांधी जो है राउलेट एक्ट के अगेंस्ट सत्याग्रह स्टेज करने का प्लान करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है, और इस वजह से जो है हम प्रॉपरली सत्याग्रह स्टेज नहीं कर पाते। फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1920 के अंदर फाइनली महात्मा गांधी के अंदर एक बड़ा मास स्ट्रगल होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत एजिटेशन। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये एब्रप्टली कब खत्म हो जाता है? 1922 में। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा का वायलेंट इंसिडेंस हो जाता है, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि भाई इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं महात्मा गांधी। बिसाइड्स दिस उनको जो है गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। गवर्नमेंट उनको अरेस्ट कर लेती है, और हम देखते हैं कि भाई वो 6 साल के लिए जेल चले गए। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारे पास 1923 और 1926 के अंदर क्या आते हैं भाई? काउंसिल इलेक्शंस आते हैं, और इन काउंसिल इलेक्शंस के अंदर हम देखते हैं कि कौन सी पार्टी पार्टिसिपेट कर रही है। वो है आपकी स्वराज या स्वराज्य पार्टी। ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं महात्मा गांधी काउंसिल एंट्री अपोज तो करते हैं, लेकिन साथ ही में उन्हें पता है कि भाई कोई रिफ्ट ना आ जाए, इस वजह से वो इसको सपोर्ट कर देते हैं। स्वराज पार्टी को कह देते हैं कि भाई ठीक है, आप काउंसिल इलेक्शन के अंदर काम कर लो। काउंसिल इलेक्शन के अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि स्वराज पार्टी 23 के अंदर तो मेजोरिटी बना लेती है, लेकिन 26 आते आते क्या होता है, कम्युनल लाइंस के ऊपर लीडर्स जो हैं काउंसिल्स के अंदर डिवाइड होने लगते हैं। महात्मा गांधी फिर से काउंसिल्स को अपोज करने लगते हैं, और इंस्टेड कहते हैं कि भाई नेशनल कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की तरफ ध्यान दो।
एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1929 से 1930 के बीच में काउंसिल्स के अंदर जो हमारे इलेक्टेड लीडर्स बैठे हैं वो एक के बाद एक रिजाइन कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1930 के अंदर हमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना है। तो ये तो अपन ने देख लिया कि भाई आईएनसी के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, हमने एक ट्रेंड देखा आईएनसी का। आईएनसी के अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स की जिस फेज के अंदर हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट हैं, ठीक है, जिस फेज के अंदर हमारे पास एक्सट्रीमिस्ट का राइज हो रहा है, इसी टाइम पर हमारे पास एक और ट्रेंड का राइज हो रहा है जिसे हम कह रहे हैं फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ये जो रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट्स अपने पास में बैठे हैं, ये हम देखते हैं अराउंड 1907 में इनका राइज हो जाता है और फिर ये हमारे पास में 1917 के आसपास तक टिके हुए हैं और इस बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तहत इनको बुरी तरह रिप्रेस किया जाता है। रेवोल्यूशनरीज की अगर हम बात करें तो आईएनसी जहां कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल के अंदर बिलीव करती थी या फिर एक नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल करना चाहती थी, रेवोल्यूशनरीज जो है ये वायलेंस में बिलीव करते थे और इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस करते थे और इसके तहत इनके ऊपर काफी सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस भी लगे। तो अभी तक हमने कितने ट्रेंड देख लिए? आईएनसी के अंदर मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट गांधी, उसके अलावा हमने देख लिया फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। अब स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1920s का जो डेकेड है, जिसमें हम देख रहे हैं कि महात्मा गांधी तो एक तरफ चल ही रहे हैं, उनका डेकेड तो आ चुका है 1920s का। 1920s के अंदर हमें तीन मेजर आइडियोलॉजीज दिखती हैं जो कि फ्रीडम स्ट्रगल को जो है डोमिनेट कर रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में एक तो हमारे पास महात्मा गांधी है और इनका डिस्कशन तो डिटेल में वैसे ही चल रहा है। दूसरा ट्रेंड स्टूडेंट्स जो आप देखेंगे वो ये है कि 1920s में आता है सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। ये जो रेवोल्यूशनरीज है इनका दोबारा उदय क्यों होने वाला है? क्योंकि 1922 में जब महात्मा गांधी एब्रप्टली चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे तो इन रेवोल्यूशनरीज को बड़ा गुस्सा आएगा, महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उससे डिसइल्यूजन हो जाएंगे और इस वजह से 1920s के डेकेड में गांधी के अलावा आपको फ्रीडम स्ट्रगल में जो एक और ट्रेंड देखने को मिलेगा वो किसका होगा? रेवोल्यूशनरीज का। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे 1920s के डेकेड के अंदर हमारे पास गांधी, रेवोल्यूशनरीज, इनके अलावा एक तीसरा ट्रेंड और आता है जो फ्रीडम स्ट्रगल में मासेस को यूनाइट करने में हेल्प करता है और इसको हम कहते हैं लेफ्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। लेफ्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। लेफ्ट की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो लेफ्ट के तहत दो आइडियोलॉजीज हैं जो कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करती हैं। एक तो है आपकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और दूसरी है आपकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो ये जो लेफ्ट मूवमेंट्स हैं, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी हैं, ये भी 1920s के डेकेड के अंदर जो हैं आपकी मासेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगी और फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देंगी। स्टूडेंट्स अगर हम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट इन दोनों की बात करें तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत जो है सीपीआई का फॉर्मेशन होता है, जबकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये आईएनसी के लीडर्स के अंदर पॉपुलर है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि विद इन आईएनसी एक लेफ्ट पार्टी बनती है जिसे हम कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। सीपीआई की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉपर फॉर्मुलेशन होता है 1925 में, जबकि अगर हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी की बात करें तो इसके तहत कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो बन रही है ये फाइनली फॉर्मुलेट होगी आपके 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से पहले ही स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है इसके तहत जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आईएनसी की जो पॉलिसीज हैं इनको शेप अप करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने क्विक आइडिया ले लिया। पहले तो हमने रिव्यू कर लिया कि भाई 1885 से 1930 तक का अपन ने डिस्कशन किया है। इसके तहत मॉडरेट आए, मॉडरेट के बाद एक्सट्रीमिस्ट आए, एक्सट्रीमिस्ट के बाद गांधी का फेज चल रहा है किसमें? आईएनसी की लीडरशिप में। इसको अगर हम साइड करें, आईएनसी को अगर हम साइड करें तो हमारा जो 1910 का जो डेकेड था, ठीक है, 1910 से जो डेकेड है 1910 से 20 का, इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज आ रहा है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते रिप्रेस हो गया था।
फिर स्टूडेंट्स हमारे पास 1920 से 30s का डेकेड आ रहा है। 20s से 30s के डेकेड में एक तो अपने पास गांधी हैं ही, आईएनसी की लीडरशिप संभाल रहे हैं। उसके अलावा चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एनसीएम जो खत्म हो रहा है उससे सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी आ रहा है। और तीसरा ट्रेंड जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को डोमिनेट करेगा और मासेस को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा, वो है लेफ्ट मूवमेंट्स। लेफ्ट के तहत दो आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के तहत बनेगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत हम देखते हैं सबसे पहले इसको प्रमोट करते हैं हमारे यंग लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। और आगे जाके ये एक पार्टी में कल्मिनेट होती है जिसे हम कहते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जो कि आईएनसी की ही लेफ्ट विंग है, यानी आईएनसी के अंडर ही सोशलिज्म के तहत काम कर रही है। तो ये हमने क्विक रिव्यू ले लिया। अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो कैसे पॉपुलर हो रही है इस टाइम पर। लेफ्ट आइडियोलॉजी, जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, हमारे पास कौन है भाई, हमारे पास में कम्युनिस्ट बैठे हैं और कम्युनिस्ट के अलावा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। ये जो आइडियोलॉजी है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ये मार्क्सिस्ट आइडिया से, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट आइडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं। और उसके अलावा हमारे पास सोशलिस्ट आइडियाज भी हैं जो कि कांग्रेस के अंदर रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे रशियन रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ था 1917 में, इसका भी काफी बड़ा रोल रहा, जहां पर हम देखते हैं कि मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है एंड पीपल रूल, रूल ऑफ द पीपल जो है उसको स्टैब्लिश किया जाता है। और ये काफी सारे यंग नेशनलिस्ट को इंस्पायर करता है और इस वजह से ये यंग नेशनलिस्ट जो हैं अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं और रेडिकल सोल्यूशंस फॉर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इल्स जो हमारी कंट्री के हैं उनके लिए बात करना शुरू करते हैं। कम्युनिस्ट की या फॉर दैट मैटर स्टूडेंट्स अगर हम लेफ्ट मूवमेंट्स की बात करें तो ये दो चीज पर फोकस करते हैं। ये फोकस करते हैं कि भाई जो हमारी वर्किंग क्लास है और जो हमारे पेजेंट्स हैं, यानी कि जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, इनके लिए ये आवाज बनकर आते हैं। इसके अलावा जो तीसरा पर्टिकुलर मूवमेंट आपको स्पेसिफिकली इंडिया में देखने को मिलेगा वो ये है कि लेफ्ट मूवमेंट का एक एंगल कास्ट मूवमेंट की तरफ भी था, क्योंकि कास्ट जो है इंडिया में ही देखने को मिलती है और यहाँ पर हम देखते हैं जो लोअर कास्ट हैं वो बहुत बुरे हाल में हैं, बहुत सोशल इविल्स उनके साथ हो रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पे जब लेफ्ट आइडियोलॉजी का उदय होता है तो ये वर्किंग क्लास, पेजेंट्री और कास्ट मूवमेंट्स के तहत अपने काम को आगे लेकर जाते हैं। एक कारण तो हमने देखा कि भाई रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर हो रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये जो स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स जो काम कर रहे हैं, स्वराजिस्ट तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल एंट्री के अंदर जा रहे हैं, तो इनसे तो ये बिल्कुल भी इंस्पायर्ड नहीं है और सेटिस्फाइड नहीं है। एट द सेम टाइम नो चेंजर्स जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम कर रहे थे उससे भी मार्क्सिस्ट जो हैं बिल्कुल भी इम्प्रेस्ड नहीं है। यंगर नेशनलिस्ट जो हैं इनको लग रहा है कि भाई हमारे को कोई वायलेंट रेवोल्यूशन लेके आना चाहिए ऑल टुगेदर और ब्रिटिशर्स को निकालना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर आप इनका एम भी देखेंगे तो जहां पे एक तरफ स्वराजिस्ट, नो चेंजर्स, दोनों के दोनों सेल्फ रूल की बात कर रहे हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं, ये जो लेफ्ट मूवमेंट से इंस्पायर होकर यंगर नेशनलिस्ट आएंगे ये पूर्ण स्वराज का नारा लगाना शुरू करते हैं, दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आईएनसी भी आगे जाके पूर्ण स्वराज के गोल को अटेन करेगी, इस गोल को जो है डिक्लेयर करेगी, लेकिन इनसे भी पहले से लेफ्ट मूवमेंट के तहत जो यंगर नेशनलिस्ट आते हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा लगाना शुरू कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स वो ये कहते हैं कि हमार को नेशनलिज्म और एंटी इंपीरियलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको कंबाइन करना पड़ेगा। उसी के साथ हमें सोशल जस्टिस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो है वो सिर्फ ब्रिटिशर्स से नहीं बल्कि क्लास ऑपरेशन, कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड्स का जो शिकंजा है, एक तरह से हथकड़ी है, उसके ऊपर से भी चाहिए। सो द फ्रीडम according to these left younger nationalists is not only from the clutches of imperialism माने अपना colonial rule, ये बोलते हैं फ्रीडम जो है वो हमार को सोशल इनजस्टिस से भी चाहिए, क्लास ऑपरेशन से भी चाहिए, और इस वजह से मास मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगल जो हो रहा है उसके अंदर लेफ्ट आइडियोलॉजी का उदय होना चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं, मैंने आपको बता दिया लेफ्ट मूवमेंट दो ब्रांच में टूटता है। एक अपनी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो गई। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का जो मेन पॉइंट है वो है वायलेंट overthrow of the
बुर्जुआ बाय द प्रोलिटेरियत। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? बुर्जुआ कौन हो गए? आपकी टॉप क्लास, आपकी अपर क्लास, पैसे वाले लोग। प्रोलिटेरियत कौन हो गए? आम आदमी, ठीक है, नॉर्मल अपनी पेजेंट क्लास, वर्किंग क्लास, जो इस तरह के लोग हो गए, लेबर क्लास जो हो गई बेसिकली, वो हो गई प्रोलिटेरियत। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कम्युनिस्ट की अगर हम बात करें तो एक तो इनकी आइडियोलॉजी के अंदर वायलेंस इन्वॉल्व है। दूसरी बात ये है, ये किन तबके के लोगों को आवाज देना चाहते हैं? ये गरीब लोगों को, गरीब वर्ग के जो लोग हैं, जैसे पेजेंट हो गए, वर्किंग क्लास हो गई, लोअर कास्ट हो गई, उनको आवाज देना चाहते हैं। और इनकी जो कोर आइडियोलॉजी है, जो स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी अंडर कार्ल मार्क्स, वो कहती है दैट देयर शुड बी अ वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ द बुर्जुआ बाय द प्रोलिटेरियट सो दैट देयर इज नो सोशल इनजस्टिस इन दी सोसाइटी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, जब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप में फ्लरिश करना शुरू करती है तो इसको हम एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, इसका अनाउंसमेंट 1920 में ताशकंद में हो जाता है, जो कि अब उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। इसके अनाउंसमेंट को करते हैं एम एन रॉय, यानी कि इनके अंडर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मुलेशन होगा। इनके अलावा हमारे पास अबानी मुखर्जी और कुछ और लोग हैं जो कि कॉमिनटर्न की सेकेंड कांग्रेस जो है, इसके अंडर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रोक्लेमेशन करते हैं कि भाई हम इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा वो ये है कि भाई कॉमिनटर्न क्या है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉमिनटर्न की फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। इसकी फुल फॉर्म है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या है। बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस है जिसकी एनुअल मीटिंग्स होती हैं, और इसके अंदर जो स्टेट पार्टीज हैं ये सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर बिलीव करती हैं और इसको दुनिया भर में फैलाने के लिए काम कर रही हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का जो एक्चुअल लीडर है वो है सोवियत यूनियन, क्योंकि सोवियत यूनियन के अंदर हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पे इनके साथ और भी काफी सारी कंट्रीज जुड़ी हुई हैं, जिसमें हम देखते हैं इंडिया भी एक तरह से पार्टिसिपेट कर रही है अंडर एम एन रॉय, जो इसकी सेकेंड जो कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंडर ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम बनाएंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्टूडेंट्स, एम एन रॉय की अगर हम बात करें तो ये पहले इंसान थे जिनको कॉमिनटर्न के अंदर लीडरशिप का रोल मिला। और फाइनली इनके अंडर 1925 में इंडिया में एक कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है कानपुर के अंदर, जहां पे सीपीआई की फॉर्मुलेशन जो है उसको फॉर्मुलाइज, जो फाउंडेशन है उसको फॉर्मुलाइज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड का की टेक अवे क्या है? हम लेफ्ट मूवमेंट के तहत कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी कैसे फैल रही है इसकी बात कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि लेफ्ट आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड जो कंट्रीज हैं उनकी एक स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस है जिसे कहा जाता है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, शॉर्ट में कॉमिनटर्न। कॉमिनटर्न का जो मेन हेड है वो है सोवियत यूनियन। इनकी हर साल एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। जब इनकी सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसको अटेंड करने जाते हैं एम एन रॉय, जहां पे वो ये डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया के अंदर हम सीपीआई का फॉर्मेशन करेंगे। और सीपीआई का फॉर्मेशन जो है ये फॉर्मलाइज कर दिया जाता है 1925 में, जब इंडिया के अंदर एक कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है और इसके अंदर इंडिया में जितनी भी कम्युनिस्ट पार्टीज हैं या जितनी भी लेफ्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली पार्टीज हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो सीपीआई का फॉर्मेशन अपन ने देख लिया स्टूडेंट्स, और इसके तहत अब आप देखेंगे जो भी लोग इसके साथ जुड़ रहे हैं वो लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। और किन तबके के लोगों के लिए काम करेंगे? पेजेंट्स के लिए काम करेंगे, वर्किंग क्लास के लिए काम करेंगे, और उसके अलावा कास्ट जो है, लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट जब अपना काम करना शुरू करते हैं तो इंपीरियल आइडियोलॉजी को के जो टॉर्च बेरर्स हैं हमारे ब्रिटिशर्स, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के सेंटिमेंट्स यहाँ पर आ गए तो ये कोई वायलेंट रेवोल्यूशन कर देंगी मासेस मिलके और हमारे को जड़ से उखाड़ देंगी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो इंपीरियलिस्ट्स हैं, जो हमारे कॉलोनियल्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, वो बहुत ही ताक लगा कर रखते हैं कि जरा सी भी गड़बड़ ये लेफ्ट मूवमेंट के लीडर्स करें तो हम इनको अरेस्ट कर लें।
इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि लेफ्ट मूवमेंट इन इंडिया से कुछ कॉन्स्पिरेसी केसेस एसोसिएटेड है। कॉन्स्पिरेसी केसेस क्या है? कुछ नहीं है, लेफ्ट मूवमेंट के जो लीडर्स हैं वो गरीब तबके के लोगों को यूनाइट करके सरकार के खिलाफ स्ट्राइक्स करवाते हैं, रिबेलियन करवाते हैं, और उसके तहत सरकार क्या करती है, फटाफट इनको रिप्रेस करना शुरू करती है और इनको जेल में डालना शुरू कर देती है। इन कॉन्स्पिरेसी केसेस की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो कॉन्स्पिरेसी केसेस काफी पॉपुलर हैं, जिसमें एक है हमारा कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस और दूसरा है मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस की हम बात करें तो ये 1924 में हुआ था, जहां पर काफी सारे कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं इंडिया के, इंक्लूडिंग एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी एंड नलिनी गुप्ता, इन सबको अरेस्ट कर लिया गया और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट कंस्पायर कर रहे थे, इसीलिए सरकार ने इनको अरेस्ट किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिरेसी केस होता है ये 1929 में होता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि इस कॉन्स्पिरेसी केस के तहत 31 लीडिंग कम्युनिस्ट लीडर्स जो हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं इनके ऊपर चार्जेस ये लगाए जाते हैं कि ये इंडियन रेलवे की एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज कर रहे थे। इन 31 लीडिंग कम्युनिस्ट्स के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास 3 इंग्लिश मैन भी हैं, यानी कि 3 ब्रिटिशर्स भी हैं जिनको सरकार अरेस्ट करती है, क्योंकि वो लेफ्ट के साथ जुड़ के कॉन्स्पिरेसीज करने की कोशिश कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दो केसेस जो कि लेफ्ट मूवमेंट से एसोसिएटेड हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। इनके अंदर हमने ऑलरेडी जो पॉपुलर लेफ्ट लीडर्स हैं उनके नाम डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एस ए डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता एटसेट्रा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे लेफ्ट मूवमेंट ने सबसे ज्यादा इंडियन यूथ को इंस्पायर किया। यूथ की अगर हम बात करें तो यूथ में कौन आते हैं? कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनमें लेफ्ट थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, और इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने ऑल ओवर इंडिया जो है अपनी लीग, स्टूडेंट लीग बनानी शुरू करी और कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू करी, जहां पर वो लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट कर सके। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास एक फैक्चुअल स्टेटमेंट भी है, और वो ये है कि 1928 में हम देखते हैं बंगाल के जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ऑल बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, और इसको प्रिसाइड करते हैं जवाहरलाल नेहरू। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, लेफ्ट की दो ब्रांच हैं, कम्युनिस्ट जो थोड़ी रेडिकल है, सोशलिज्म जो थोड़ी सी माइल्ड है। ये माइल्ड साइड की जो लेफ्ट मूवमेंट है दैट इज सोशलिज्म, इसके अंदर हम देखते हैं अर्ली लीडरशिप कौन देते हैं? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और इनका सपोर्ट हमें ऑलरेडी इस एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करने को मिल जाता है, जहां पर 1928 में जवाहरलाल नेहरू बंगाल स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस को प्रिसाइड करने जाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्ट मूवमेंट के तहत किन लोगों को आवाज दी जा रही है? उन लोगों को आवाज दी जा रही है जो डिस्कार्डेड सेक्शन है सोसाइटी का, जो कि हमारे गरीब तबके के लोग हैं, जैसे कि हमारे पेजेंट्स हो गए, हमारी वर्किंग क्लास हो गई जो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और उसके अलावा जो हमारे लोअर कास्ट के लोग हो गए, इनको आवाज दी जा रही है वाया द स्प्रेडिंग ऑफ दीज लेफ्ट आइडियोलॉजीज। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1920s के डेकेड के अंदर जब लेफ्ट मूवमेंट जोर पकड़ता है तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके सपोर्ट करता है बहुत सारी पेजेंट एजिटेशंस को, उसके अलावा वर्किंग क्लास मूवमेंट्स को, और उसके अलावा कास्ट मूवमेंट्स को। पेजेंट एजिटेशंस के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारे पास में एक तो रंपा रीजन है आंध्र प्रदेश के अंदर, उसके अलावा हमारे पास राजस्थान के कई एरियाज हैं, उसके अलावा हमारे पास बॉम्बे और मद्रास के रैयतवाड़ी एरियाज हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम देखते हैं पेजेंट एजिटेशंस हो रही हैं, और इनको कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इनको सपोर्ट कर रहे हैं लेफ्ट के लीडर्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ी पेजेंट एजिटेशन होती है जिसको लीड करते हैं वल्लभ भाई पटेल, और इसका नाम है बारदोली सत्याग्रह, जहां पे बारदोली के अंदर कुछ पेजेंट्स हैं जो कि सरकार के और जमींदार्स के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे।
पेजेंट एजिटेशंस के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ट्रेड यूनियनिज्म का ग्रोथ होता है 1920s के अंदर, यानी कि जो हमारे पास वर्किंग क्लास बैठी है, जो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं, वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशनल लाइंस के ऊपर ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। और इसके तहत इनको सपोर्ट कौन करता है? इनको सपोर्ट करते हैं लेफ्ट के लीडर्स। ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स, इसके तहत आप देखेंगे ऑल इंडिया लेवल पर हमारे पास ट्रेड यूनियंस को कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में बनती है। इसको प्रिसाइड करते हैं, इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं लाला लाजपत राय, और इसके जो पहले जनरल सेक्रेटरी बनते हैं इनका नाम है देवान चमन लाल। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो बात आपको याद रखनी है वो ये है कि भाई लेफ्ट जो है किन किन को सपोर्ट कर रहा है? पेजेंट, उसके अलावा वर्किंग क्लास, और तीसरे हमारे लोअर कास्ट के मूवमेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मैंने कोई बहुत डेप्थ में डिस्कशन नहीं किया है कि बारडोली सत्याग्रह क्या है या फिर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या थी, क्योंकि स्टूडेंट्स इनके लिए हम सेपरेट डीलिंग करेंगे। बेसिकली हमारे पास में एक अलग से हम लेक्चर बनाने वाले हैं पेजेंट मूवमेंट्स का, और एक हम अलग से लेक्चर बनाने वाले हैं वर्किंग क्लास मूवमेंट का। तो यहाँ पे ये जो भी पॉइंट्स हैं जिनका हमने सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस लिया है, इनको जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगी। हम लोग जब लेफ्ट का डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम डायरेक्टली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर नहीं जाएंगे, पहले हम वर्किंग क्लास मूवमेंट और पेजेंट मूवमेंट्स को टैकल करेंगे, और उसके बाद हम 1930s का डेकेड एंटर करेंगे जिसके अंदर हम बात करेंगे किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पेजेंट एजिटेशन और वर्किंग क्लास मूवमेंट को सपोर्ट करने के अलावा लेफ्ट लीडरशिप जो है वो कास्ट मूवमेंट्स के अंदर भी इन्वॉल्व होती थी। 1920s के डेकेड में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बहुत सारे रेडिकल कास्ट मूवमेंट्स हुए हैं जिसमें ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को चैलेंज किया जा रहा है। Most of these caste movement students have happened in Kerala. For instance, we had the justice movement, we had the self-respect movement, then we had the Satya Shodhak Samaj, then we have the radical Ezavas. Ezavas का जो movement है वो हुआ था। इन सब की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो कास्ट मूवमेंट्स का डिस्कशन हम अलग से इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं मैंने आपके लिए सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो है उसके अंदर कवर किया है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का जो पार्ट 2 है, अगर आप एक बार फिर से रिकंसिडर करना चाहें तो पार्ट 2 में आप जाएंगे और वहां पे इन कास्ट मूवमेंट्स को आप फिर से देख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको इन तीनों के सिर्फ पासिंग रेफरेंसेस दिए हैं। पेजेंट एजिटेशन और ट्रेड यूनियनिज्म ये मैं आपको 2 अलग लेक्चर्स में कराऊंगी, लेकिन कास्ट मूवमेंट्स जो है इनका पासिंग रेफरेंस इसलिए है, ऑलरेडी ये डिस्कस हो चुके हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स में। इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट का अपन ने ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, लेफ्ट के तहत हमने देख लिया कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी, कॉमिनटर्न से उनका क्या एसोसिएशन है, उसके अलावा उनसे एसोसिएटेड क्या कॉन्स्पिरेसी केसेस हैं, और किन किन एजिटेशंस के अंदर लेफ्ट के जो लीडर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे 1920s के डेकेड में जो दूसरी पावर आ रही है, जो दूसरा रिसर्जेंस हो रहा है एक तरह से, वो हो रहा है रेवोल्यूशनरीज का। फर्स्ट फेज इनका था 1907 से 1917 तक का लगभग, और फिर हम देखते हैं कि जब चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को महात्मा गांधी एब्रप्टली बंद कर देते हैं, तब फिर से रेवोल्यूशनरीज जो हैं पावर में आते हैं। इस सेकेंड फेज के रेवोल्यूशनरीज की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी एंड लाइक द यंग लीडर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दीज रेवोल्यूशनरीज हु आर एनीवे यंग लीडर्स, ये भी जो हैं सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर होते हैं। यानी कि इनको भी लेफ्ट मूवमेंट्स जो हैं वो काफी इंस्पायर कर रहे हैं, स्पेशली द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थोड़ी रैडिकल है। सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म के अंदर इंडिविजुअल मेरिट बट एट द सेम टाइम अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, दोनों ही चीजों को साइड बाय साइड लेकर जाया जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये फर्दर 2 ब्रांचेस के अंदर टूट जाता है।
पहली बात तो इनके उदय होने का कारण हमने डिस्कस किया, डिसइल्यूजन्ड हैं ये, किनसे? गांधी से और उसके अलावा आईएनसी की वर्किंग से। और इंस्पायर्ड किससे हैं? सोशलिज्म की आइडियोलॉजी से हैं। और उसके अलावा आप देखेंगे रेवोल्यूशनरीज वायलेंस के अंदर शुरू से ही बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस तो उनका एजेंडा कभी था ही नहीं। इस कॉन्टेक्स्ट में अब जो हमारा सेकेंड फेज आ रहा है 1920s के डेकेड में, यहाँ पर हम देखते हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी दो पर्टिकुलर ब्रांचेस में डेवलप होती है। एक तरफ तो आप देखेंगे पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार जो है, यहाँ पर पावर में आती है एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आगे जाके बन जाती है HSRA। और ये एस का मतलब है सोशलिस्ट, और इससे हमें पता चलता है इनकी लीनिंग्स कहाँ है, लेफ्ट की तरफ है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार में क्या चल रहा है वो तो हमने देख लिया। दूसरी ब्रांच जो रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन की बनती है वो बनती है बंगाल में, जहां पर हम देखते हैं युगांतर और अनुशीलन के नाम से दो ग्रुप्स जो हैं वो पॉपुलर हो जाते हैं और इनके अंडर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कैरी आउट करी जाती हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स आपने फर्स्ट फेज के अंदर देखा था, उसी तरह से सेकंड फेज के अंदर भी जब रेवोल्यूशनरीज जो हैं दोबारा अपना मूवमेंट चलाएंगे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इनसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी केसेस एसोसिएट हो जाएंगे। उनका हम वन बाय वन अब डिस्कशन करेंगे। उससे पहले स्टूडेंट्स हम ये देख लेते हैं कि भाई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी जो है, इसके अलावा इन रेवोल्यूशनरीज के ऊपर और किन किन चीज़ों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। हम देखते हैं स्टूडेंट्स की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा इकोनॉमिक सेटबैक लगता है, बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही है, पेजेंट परेशान है, वर्किंग क्लास परेशान है, इस वजह से वर्किंग क्लास में खासकर जो है लोग अपने आप को, जो गरीब तबके के वर्कर्स हैं वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू करते हैं और ट्रेड यूनियंस बना बना के अपने फैक्ट्री ओनर्स के सामने डिमांड्स रखना शुरू करते हैं। तो ये जो ट्रेड यूनियनिज्म का मूवमेंट चलने लगता है, जिसको अभी हम नेक्स्ट वर्किंग क्लास मूवमेंट में ठीक से पढ़ेंगे, इस कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनका साथ देने लगते हैं। रशियन रेवोल्यूशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सीपीआई को भी इन्फ्लुएंस किया है रशियन रेवोल्यूशन ने, आईएनसी को भी इन्फ्लुएंस किया है रशियन रेवोल्यूशन ने, गांधी को भी रशियन रेवोल्यूशन ने इन्फ्लुएंस किया है। और उसी के साथ आप देखेंगे यंगर जो हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं इनको भी रशियन रेवोल्यूशन ने बहुत इंस्पायर किया था, जिसके तहत हम देखते हैं कि मोनार्की जो हमारी सार रेजिम थी उसको लोगों ने जो हमारे पास लेनिन है उनके अंडर तोड़ दिया था कंप्लीटली, और पीपल्स रूल हो गया था। जो पार्टी लेनिन के अंडर बनती है उसे हम कहते हैं बोल्शेविक पार्टी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रेवोल्यूशनरीज जो हैं लेफ्ट आइडियोलॉजी से, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, एंड दे वांट टू हैव अ वायलेंट रेवोल्यूशन ऑल टुगेदर, जिसमें वो सिर्फ कॉलोनियल्स को नहीं हटाना चाहते बल्कि वो ये चाहते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं इनको भी सोशल जस्टिस मिले। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि 1920s के डेकेड के अंदर जो किताबें या जो जर्नल्स हैं जिनके अंदर रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फैलाया जा रहा है, वो भी कोनों कोनों तक पहुंच के यंग जो हमारी जनरेशन है खास करके उसको इंस्पायर कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास कई जर्नल्स जो हैं सेल्फ सैक्रिफाइस और रेवोल्यूशनरीज के बलिदान को बहुत ज़्यादा एक्सटॉल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, जो कि अगेन मैंने आपको बताया दूर दराज के एरियाज के अंदर छोटे जो उम्र के बच्चे हो गए उनको ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। कुछ जर्नल्स के नाम अगर हम लें तो दीज इंक्लूड आत्मशक्ति, सारथी एंड बिजोली। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि हमारे पास कई रेवोल्यूशनरीज हैं जिन्होंने नॉवेल्स और किताबों के माध्यम से रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी क्या है उसको फैलाने की कोशिश करी, और इसके तहत हमारे पास दो पॉपुलर किताबें हैं। एक तो है बंदी जीवन जिसको लिखा था सचिन सान्याल ने, और उसके अलावा हमारे पास है पाथेर दाबी जिसको शरत चंद्र चैटर्जी ने लिखा था। स्टूडेंट्स हम आगे जाके देखते हैं कि पाथेर दाबी जो है इसको गवर्नमेंट बैन कर देती है, और ये जो बैन है ये इसका फैलाव रोकता नहीं है, उल्टा इस किताब को और ज्यादा पॉपुलर कर देता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन जर्नल्स, इन किताबों दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, और एक कौन सी आइडियोलॉजी से एसोसिएटेड है ये पॉइंट भी याद रखना है, दैट इज योर रेवोल्यूशनरीज।
अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई रेवोल्यूशनरीज जो हैं इनके साथ क्या क्या कंट्रोवर्सीज एसोसिएटेड हैं। जैसा कि हमने देखा ये दो लाइंस में डेवलप हो रहे हैं। एक लाइन हम देखते हैं कौन सी है, पंजाब यूनाइटेड प्रोविंसेस और बिहार, जहां पे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है वो पावर में है। इस जगह में हम देख रहे हैं एचआरए है, और एचआरए का जो फाउंडेशन है स्टूडेंट्स ये कानपुर में किया गया था 1924 में। आगे जाके हम देखते हैं जो लीडर्स एचआरए का पार्ट हैं वो सोशलिस्ट आइडिया से इंस्पायर होकर इसको रीऑर्गेनाइज करके 1928 में इसको रीनेम कर देते हैं एज एचएसआरए, दैट इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये जो रीनेमिंग होती है स्टूडेंट्स ये एक हिस्टोरिक मीटिंग में होती है जो कि दिल्ली के फिरोजशाह कोटला के एरिया के अंदर होती है। अब यहाँ पे अगर हम कॉन्स्पिरसीज की बात करें तो एचआरए के साथ कई कॉन्स्पिरसीज एसोसिएटेड हैं। इसमें सबसे पॉपुलर जो सबने सुनी होगी रंग दे बसंती की वजह से वो है हमारी काकोरी की रॉबरी। काकोरी जो है स्टूडेंट्स वहां पर हम देखते हैं 1925 के अंदर इस कॉन्स्पिरेसी को अंजाम दिया जाता है। बेसिकली एचआरए के कई मेंबर्स हैं जो काकोरी से एक ट्रेन गुजर रही होती है उसको लूटने का प्लान बनाते हैं। ये जो ट्रेन है स्टूडेंट्स ये रेलवे में ये ऑफिशियल कैश लेकर जा रही थी, ये लोग इसको काकोरी में रोकते हैं और इसको लूट लेते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट सरकार जो है बहुत ही ब्रूटली जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको रिप्रेस करती है और इसमें से 4 लोगों को पकड़ के उनको हैंग कर देती है। और वो 4 लोग थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहरी। तो किन चारों को हैंग किया गया था काकोरी रॉबरी के केस के तहत, ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। काकोरी के अलावा स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी एचआरए से एसोसिएटेड है ये है हमारी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस जो कि 1928 में हुआ था। बेसिकली स्टूडेंट्स 1928 के टाइम पे हम देखते हैं कि एक कमीशन इंडिया में आई थी जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का डिस्कशन हम इस लेक्चर के एंड में करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि सरकार के द्वारा एक साइमन कमीशन बनाई गई थी और उस साइमन कमीशन के तहत देश भर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे थे। इन प्रोटेस्ट के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं सरकार इन प्रोटेस्ट को बंद करने की कोशिश करती है और बंद करने के लिए वो पुलिस को बोलती है कि लाठी चार्ज कर दो लोगों के ऊपर। और लाठी चार्ज के तहत पंजाब में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनमें लाठी चार्ज होता है बहुत भयंकर। और इस वजह से लाला लाजपत राय जो हमारे बहुत ही डियर एक्सट्रीमिस्ट लीडर रहे हैं जिन्हें शेरे पंजाब के टाइटल से भी नवाजा जाता था, वो अनफॉर्चुनेटली लाठी चार्ज की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब लाला लाजपत राय की डेथ हो जाती है लाठी चार्ज के तहत, तो जो रेवोल्यूशनरीज हैं वो इसको एक अपने ऊपर एक पर्सनल अटैक की तरह ले लेते हैं क्योंकि लाला लाजपत राय उनके लिए इंस्पिरेशन थे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ यंग रेवोल्यूशनरीज हैं, दैट इज भगत सिंह, राजगुरु एंड चंद्रशेखर आजाद, जो कि हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो पुलिस के हैं जिनका नाम है सॉन्डर्स, जाके उनको गोली मार देते हैं। तो इन्हीं के कमांड के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था जिनमें लाला लाजपत राय की डेथ हो गई और इस वजह से भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सॉन्डर्स को जाके शूट कर देते हैं और इस पूरे केस को हम कहते हैं लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस। 1928 के बाद जो तीसरा हमारे पास कॉन्स्पिरेसी केस आता है वो है 1929 का। 1929 में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब लेफ्ट की एक्टिविटीज इंडिया के अंदर बहुत बढ़ रही होती हैं और लेफ्ट आइडियोलॉजी अपने पैर जमाने लगती है इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप के अंदर, उस टाइम पे हम देखते हैं सरकार घबरा जाती है और कम्युनिस्ट एनवायरनमेंट ना बन जाए, लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है वो ज़्यादा ना फैल जाए, इस वजह से 2 रिप्रेसिव एक्ट्स लेकर आती है, दैट इज पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल। ये दोनों ही जो एक्ट हैं स्टूडेंट्स ये सिविल लिबर्टीज को कर्टेल करने के लिए पारित करी गई थी। और इसके अलावा हम देखते हैं खास करके ये जो वर्किंग क्लास है उनकी ऑर्गेनाइजेशंस टूट जाएं, ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स टूट जाएं, इनके ऊपर इनका मेजर एम था। तो क्योंकि ये सिविल लिबर्टीज के ऊपर डायरेक्ट अटैक था इसको अगेन रेवोल्यूशनरीज ने पर्सनली लिया और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस टाइम वायलेंस नहीं करी। बेसिकली हम देखते हैं हमारे पास 2 जने हैं, भगत सिंह और बीके दत्त या फिर बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों क्या करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जाते हैं और वहां पर एक बॉम्ब फोड़ देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ये जो बॉम्ब है इससे कोई मरता नहीं है, ये सिर्फ एक जोर से आवाज करने के लिए था क्योंकि इन दोनों का कहना था
जो बहरे होते हैं उनको ऐसे ही सुनाया जाता है. सो दिस वाज बेसिकली अ रेवोल्यूशनरी गिमिक ऑल टुगेदर दैट वाज यूज्ड बाय दीज यंग रेवोल्यूशनरीज in order to make the deaf British government hear about the rights of Indians. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब ये तीन मेजर कॉन्स्पिरेसीज हो जाती हैं तो गवर्नमेंट एक के बाद एक इन सबको पकड़ना शुरू करती है और बहुत ही ब्रूटली इनको रिप्रेस करती है. चंद्रशेखर आजाद की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आजाद दिसंबर 1929 के अंदर अकेले एक और प्लान बनाते हैं. अकेले इन द सेंस और भी लोग हैं इनके साथ में. तो यहाँ पर ये एक और प्लान बनाते हैं और इस प्लान के तहत ये क्या करते हैं, जो हमारे करंट वाइसरॉय हैं अरविंद, वो एक ट्रेन से जा रहे थे, उसको दिल्ली के पास उड़ाने की कोशिश करते हैं. हाउएवर स्टूडेंट्स, ये प्लान जो है ये सक्सेसफुल नहीं होता. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आज़ाद जो है उनके पीछे बुरी तरह से पुलिस पड़ जाती है और फाइनली पुलिस जब उनके सामने ही पहुंच जाती है तो आज़ाद उनके हत्थे चढ़ने की जगह खुद ही खुद को गोली मार लेते हैं एंड ही बिकम्स अ मार्टियर इन इलाहाबाद इन February 1931. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जो हैं जिन्होंने लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस को अंजाम दिया था, इन तीनों के अगेंस्ट भी ट्रायल होता है. सबसे पहले जो मार्टियर बनते हैं जेल के अंदर, जो जेल के अंदर जिनकी डेथ होती है वो है जतिन दास, जो कि 64th डे उनके फास्ट का होता है और उसके तहत उनकी डेथ हो जाती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिनको लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के लिए ट्रायल किया गया था उनका, इनको फाइनली 23 मार्च 1931 को हैंग कर दिया जाता है. यहाँ पर स्टूडेंट्स इन तीनों की डेथ के लिए ऐसा माना जाता है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो इन्हें बचा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद वो इनके लिए कोई स्पेसिफिक एक्शन नहीं लेते और ये भी एक मेजर कारण बनता है जिसकी वजह से कई सारे इंडियंस जो हैं महात्मा गांधी को रिजेंट करने लग जाते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई यूनाइटेड प्रोविंसेस, उसके अलावा पंजाब, इस एरिया के अंदर एचआरए के थ्रू क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी चल रही थी. अब अपने दूसरे प्रोविंस की तरफ चलते हैं, बंगाल की तरफ, और देखते हैं कि भाई बंगाल में क्या कर रहे हैं रेवोल्यूशनरीज. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बंगाल कांग्रेस के लीडर CR दास जो हैं उनकी डेथ के बाद में 1925 के बाद में हम देखते हैं जो लीडरशिप है वो दो ब्रांचेस के अंदर टूट जाती है. एक तरफ लीडरशिप की डोर पकड़ते हैं JM सेन गुप्ता. JM सेन गुप्ता जो है स्टूडेंट्स, ये भी लेफ्ट आइडियोलॉजी से बहुत इंस्पायर्ड थे और वर्किंग क्लास मूवमेंट्स के अंदर इनका बड़ा रोल रहा है. इनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है. इन्होंने जो है वर्किंग क्लास ऑर्गेनाइजेशंस, हमने देखा था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के तहत भी इन्होंने जो है मिल वर्कर्स जो हैं उनके अगेंस्ट स्ट्राइक्स करवाई थी. तो यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स JM सेन गुप्ता जो हैं एक साइड तो इनके पास चली जाती है और इनको जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप सपोर्ट कर रहा है वो है अनुशीलन समिति. ऑन दी अदर हैंड हम देखते हैं दास की डेथ के बाद में जो दूसरे जने हैं लीडरशिप जो संभाल रहे हैं बंगाल में, वो हैं हमारे वेरी बिलवेड सुभाष चंद्र बोस, और इनको जो बैकअप देती है वो देती है युगांतर रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन. इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि बंगाल के अंदर इन दोनों रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस के तहत कई कॉन्स्पिरेसीज होती हैं. सबसे पहली कॉन्स्पिरेसी जो हमारे सामने आती है वो है 1924 की, जिसमें स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाता है टुवर्ड्स द पुलिस कमिश्नर ऑफ कैलकाटा, जिनका नाम है चार्ल्स टेगार्ट. इनको जो मारने की कोशिश करते हैं वो है गोपीनाथ साखा, बट ये असैसिनेशन अटेम्प्ट जो है ये फेल हो जाता है. इसके बाद में स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट बड़ी कॉन्स्पिरेसी आती है वो 1930 में आती है और इसे हम कहते हैं चित्तगोंग आर्मरी रेड. चित्तगोंग के अंदर स्टूडेंट्स आप देखेंगे गवर्नमेंट की एक बड़ी आर्मरी थी जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वेपन्स पड़े हैं, बहुत सारे आर्म्स पड़े हैं. यहाँ पर हमारे पास एक रेवोल्यूशनरी हैं जिनका नाम है सूर्या सेन, जो कि एक आर्म रिबेलियन ऑर्गेनाइज करते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ, जैसे कि अनंत सिंह, गणेश घोष और लोकनाथ बॉल. ये सब लोग जो हैं मिलके चित्तगोंग आर्मरी जो है इसको रेड करते हैं और इस रेडिंग के ऊपर जो बैनर ये लगाते हैं वो ये लगाते हैं इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का, जिसकी ये चित्तगोंग ब्रांच है. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे इस आर्मरी को रेड करने के बाद में नेशनल फ्लैग को भी होइस्ट करते हैं सूर्या सेन. सो नेशनल फ्लैग इज ऑल्सो होइस्टेड
बाय सूर्या सेन आफ्टर द चित्तगोंग आर्मरी रेड। इन दो मेजर कॉन्स्पिरेसीज के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर खास करके आपको बहुत सारी विमेन मिलेंगी जो कि इन रेवोल्यूशनरी का साथ दे रही थी, इनके साथ काम कर रही थी। लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दीज रेवोल्यूशनरीज आर वेरी यंग, सम ऑफ देम आर स्टिल टीनेजर्स ऑल टुगेदर। तो यहाँ पर हमारे पास कई विमेन हैं जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें हमारे पास है प्रीतिलता वाडेडर। प्रीतिलता वाडेडर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये सूर्या सेन के साथ चित्तगोंग आर्मरी रेड में पार्टिसिपेट करती हैं। सूर्या सेन की दूसरी फीमेल एसोसिएट थी कल्पना दत्त, जो कि सूर्या सेन के साथ अरेस्ट हो जाती हैं और इनको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाता है आफ्टर द कंडक्टमेंट ऑफ चित्तगोंग आर्मरी रेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास है शांति घोष और सुनीति चंदेरी। ये दोनों लिटरली स्कूल के बच्चे थे और ये जो दोनों हैं कोमिला के जो हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गए, उनको गोली मार देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास बीना दास हैं। बीना दास की अगर हम बात करें तो ये अपनी डिग्री रिसीव करने के लिए अपनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी में गई थी और जो डिग्री बांट रहे थे वो थे एक इनफेमस गवर्नर जैक्सन। तो ये क्या करती हैं, जब अपनी डिग्री ले रही होती हैं तो पॉइंट ब्लैंक रेंज पे जैक्सन को शूट करती हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं विमेन का भी बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत ही निडर होके, स्कूल के बच्चे तक बहुत ही निडर होके जो हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं और अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखेंगे अगर हम सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज की बात करें तो एक मेजर चीज जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो ये है कि फर्स्ट फेज में जहां हम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस के ऊपर फोकस करते थे, जब सेकेंड फेज आता है तो हम देखते हैं जो हमारे मेजर रेवोल्यूशनरीज हैं खास करके भगत सिंह, इनकी आइडियोलॉजी बदलने लगती है। आइडियोलॉजी कैसे बदलने लगती है, हम देखते हैं कि भगत सिंह खुद कहते हैं कि भाई ये इंडिविजुअल स्टिंट से कुछ भी नहीं होने वाला, अगर हमें एक्चुअली में रेवोल्यूशन करना है, एक्चुअली में फ्रीडम चाहिए तो हमें मास स्ट्रगल का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ऑल अलोंग हम देख रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट और एक तरह से आगे जाके गांधी और होम रूल लीग में तिलक और एनी बेसेंट कह रहे थे कि भाई मास स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं होने वाला, इस बात को अब अपनी आइडियोलॉजी में अटेस्ट करने लगते हैं रेवोल्यूशनरीज भी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज जो है, इनकी जो पोजीशन थी, जो ये सोचते थे कि भाई देश किस तरह का होना चाहिए, हमारे देश के अंदर फ्रीडम कैसे आनी चाहिए, फ्रीडम किस किस के लिए आनी चाहिए, फ्रीडम सिर्फ कॉलोनियल से नहीं चाहिए, फ्रीडम हमें सोशल इनजस्टिस से भी चाहिए। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पेजेंट हो गए, वर्किंग क्लास हो गई, लोअर कास्ट हो गई, इनको भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। इस तरह की जो इनकी आइडियोलॉजी है वो हमारे को एक बहुत ही पॉपुलर किताब के अंदर मिलती है जिसको भगवती चरण वोहरा ने लिखा है और इस किताब का नाम है द फिलॉसफी ऑफ बॉब। तो ये जो किताब है, इसका नाम और इसको किसने लिखा है, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, भगत सिंह जो हैं उनका खास करके एक समय के बाद हृदय परिवर्तन होने लगता है और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल हीरोइक एक्शंस की जगह वो भी मास स्ट्रगल में बिलीव करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वो खुद कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज से जुड़ जाते हैं और इसके तहत वो दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, दैट इज पंजाब नौजवान भारत सभा एंड लाहौर स्टूडेंट यूनियन। ये जो दोनों हैं स्टूडेंट्स आप देखेंगे, पंजाब नौजवान भारत सभा ये 1926 में बना रहे हैं और इन दोनों ही एसोसिएशंस का काम क्या है, इनके तहत ये स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज और पॉलिटिकल वर्क को आगे कैरी आउट कर पाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्विक रिकैप के तहत अगर आप देखें तो रेवोल्यूशनरीज का जो सेकेंड फेज है इसमें अपने दो स्टॉर्म सेंटर हैं, एक तो बंगाल हो गया, दूसरा हो गया आपका यूनाइटेड प्रोविंस और बिहार और उसके अलावा पंजाब वाला एरिया। हम देखते हैं यूनाइटेड प्रोविंस और बाकी जो एरिया हो गया वहां पर कौन पॉपुलर है, एचआरए। जबकि अगर हम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दो लोगों के अंडर लीडरशिप है, एक जेएम सेन गुप्ता है, एक सुभाष चंद्र बोस है। एक्चुअली में जो दो पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी एसोसिएशंस हमारे पास यहाँ है वो है युगांतर और अनुशीलन ग्रुप।
इन दोनों ही जगहों में काफी सारी कॉन्स्पिरसीज होती हैं। इन कॉन्स्पिरसीज के नाम, इनका क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट और इनके अंदर कौन लोग इन्वॉल्व थे, इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसी तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी में टाइम एंड अगेन देखने को मिलते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने 1920s के डेकेड के अंदर जो दो नई आइडियोलॉजीज दोबारा से आ रही हैं, एक तो रीसर्फेस हो रही है और एक नई आई है। दैट इज, जो रीसर्फेस हो रही है वो है रेवोल्यूशनरीज, और जो दोबारा आई है, सॉरी, जो रीसर्फेस हो रहे हैं वो है आपके रेवोल्यूशनरीज, और जो नई आई है वो है आपका लेफ्ट। तो उन दोनों का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब स्टूडेंट्स इसी बीच में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का, जहां मैंने आपको बोला था कि हम साइमन कमीशन के तहत प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ये भी देख लेते हैं कि भाई साइमन कमीशन क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स 1927 के अंदर हमारी जो सरकार है वो एक अनाउंसमेंट करती है कि भाई इंडिया के लिए फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स सजेस्ट करने के लिए हमने एक कमीशन बनाई है, जिसको हम साइमन कमीशन भी कह सकते हैं या इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी कह सकते हैं। साइमन कमीशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है सर जॉन साइमन। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर हम साइमन कमीशन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स देने आ रही है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम थी इसकी फॉर्मुलेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स किसके होने वाले हैं? इंडिया के होने वाले हैं। तो नेचुरली कमीशन के अंदर कौन होने चाहिए? एटलीस्ट एक इंडियन तो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि साइमन कमीशन एक 7 मेंबर की कमीशन है जिसमें एक भी इंडियन नहीं है। सारे के सारे वाइट हैं जो कि इंडिया के बाहर से आ रहे हैं और इंडिया को बताएंगे कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो हमें आके बाहर से लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे को गवर्न कैसे होना चाहिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स इंडिया के लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। लगभग हर वर्ग के जो लोग हैं वो साइमन कमीशन को अपोज करना शुरू कर देते हैं। एक फैक्चुअल पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ और है, वो ये है कि इसके जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे स्टैनली बॉल्डविन। तो दो जनों के नाम ले लिए हैं हमने, और प्रॉब्लम हमें किस चीज से है? साइमन कमीशन की कॉम्पोजिशन से है। और यहाँ पे हम देखते हैं कॉम्पोजिशन से क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स वाइट हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इंडियन रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लगभग हर एसोसिएशन और हर तबके के जो लोग हैं वो साइमन कमीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने वाले हैं। सबसे पहले कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस जो है उनका एक एनुअल सेशन होता है मद्रास के अंदर 1927 में। इस मद्रास सेशन के तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रेसिडेंट है एम ए अंसारी, और यहाँ पर ये डिसीजन लिया जाता है कि साइमन कमीशन को हर स्टेज में और हर फॉर्म में बॉयकॉट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग, जिसको इस टाइम लीड कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों भी यूनानिमसली डिसाइड करते हैं कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया जाएगा। साइमन कमीशन जो है स्टूडेंट्स, इसका अनाउंसमेंट तो 1927 में हो जाता है, लेकिन ये इंडिया में बॉम्बे में लैंड करती है 1928 में। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कोई भी साइमन कमीशन के अराइवल से खुश नहीं है, एंड एज अ रिजल्ट आप देखेंगे भारी तादाद में जो है लोग आते हैं और साइमन कमीशन के तहत के लैंड करने पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं, उनको काले झंडे दिखाते हैं और उनके सामने चीखने लगते हैं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। And here students you will see as a part of this particular popular mass upheaval that is happening against the Simon Commission, the government gets alerted very quickly and they immediately send the police to suppress the situation. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे पंजाब में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे उनके तहत लाठी चार्ज होता है, और लाठी चार्ज में हम अपने डियर लीडर लाला लाजपत राय को खो देते हैं। बाकी सारी जगहों पे भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे पुलिस बहुत सीवियर रिप्रेशन करती है और लाठी चार्ज का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। साइमन कमीशन की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो हमने जितने भी प्रोटेस्ट किए उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्टीमेटली साइमन कमीशन जो है वो इंडिया आती है, अपना काम करती है और उसके बेसिस पर रिकमेंडेशंस देती है। कुछ मेजर रिकमेंडेशंस जो साइमन कमीशन देती है वो ये है कि एक तो नंबर 1 ये कहते हैं कि भाई डायरकी जो है इसको अबॉलिश कर दो।
इसके अलावा ये कहते हैं इंस्टेड प्रोविंसेस के अंदर कंप्लीट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर आओ और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दो। डायरकी की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव लेवल पर हम देखते हैं डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें एक तरफ हमारे पास गवर्नर और उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और दूसरी तरफ हमारे पास पॉपुलर मिनिस्टर्स हैं। तो यहाँ पर साइमन कमीशन क्या कह रही है कि भाई आप कंप्लीटली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लेकर आओ, इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर आओ और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दो और ग्रेटर एक्सटेंट तक। इसके अलावा जो दूसरा रिकमेंडेशन साइमन कमीशन देती है वो ये कहती है कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और बलूचिस्तान जो है इनको अपने इंडिपेंडेंट लोकल लेजिस्लेचर्स मिलने चाहिए। इसके अलावा ये कहती है कि सिंध जो है इसको बॉम्बे से सेपरेट कर दो। ये जानकर कह रहे हैं क्योंकि सिंध अपना मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया और ये एक तरह से कंसेशन हो जाता मुस्लिम्स के लिए, तो ये डिवाइड करना चाह रहे हैं हमें। तो सिंध जो है उसको सेपरेट करने के लिए कहते हैं बॉम्बे से, और उसके अलावा कहते हैं बर्मा जो है उसको ऑल टुगेदर आप इंडिया से ही सेपरेट कर दो। यहाँ पे स्टूडेंट साइमन कमीशन की मेजर रिकमेंडेशंस हमने देख ली। अब देखते हैं साइमन कमीशन जो है इसका इम्पैक्ट क्या रहा। यहाँ पे स्टूडेंट्स रिकमेंडेशंस में एक लास्ट पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ। ये जो रिकमेंडेशंस हमें मिली इनका इन्फ्लुएंस फर्दर हमारे पास जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगी उसके ऊपर रहेगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर हमने लिख नहीं रखा है, वो ये है दैट द रिकमेंडेशंस ऑफ साइमन कमीशन आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं और देखते हैं कि भाई साइमन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट हुआ है इसका नेशनल मूवमेंट पर क्या इम्पैक्ट रहा। बेसिकली जब हम इंडियंस बड़े ही जोरों शोरों से नारे लगा रहे थे कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, तो इस टाइम पे जो हमारे वाइसरॉय हैं बर्किन हेड, वो इंडियन लीडरशिप को कहते हैं अगर तुम्हारे में इतना ही दिमाग है और अगर तुम इतने ही स्मार्ट हो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्यों नहीं बना लेते। इस तरह का एक चैलेंज सा देते हैं लॉर्ड बर्किनहेड हमारे को। हमारी जो लीडरशिप है वो भी बड़ी शेर दिल की तरह आगे आती है और कहती है ठीक है अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद बनाएंगे, आप देखना। तो यहाँ पे साइमन कमीशन का जो सबसे मेजर इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारी सारी लीडरशिप जो है अब जुट जाएगी और बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बनाना शुरू कर देगी। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम जब ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी करते हैं तो उसके लिए पहले ऑल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस होती है। सारी जो हमारी मेजर पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो फरवरी 1928 के अंदर मिलती हैं और इन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है इसके चेयरमैन बनते हैं मोतीलाल नेहरू। यहाँ पर ये डिस्कशन होता है और ये डिसीजन लिया जाता है कि इंडियंस खुद अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स इस पार्टी कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे कौन? मोतीलाल नेहरू। इस वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो रिपोर्ट यहाँ पब्लिश होने वाली है इसको हम बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। स्टेट पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग होने लगती है तो हम देखते हैं जो नेहरू रिपोर्ट बनती है वो फाइनली अगस्त 1928 के अंदर बनकर आती है, जिसमें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लेके सर्टेन प्रोविजंस बनाए जाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट जब पब्लिश होती है तो इसके तहत हम देखते हैं ऑलमोस्ट सारे डिसीजंस पे सब लोग अग्री करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर हम देखते हैं कि लीडरशिप डिवाइड होती है। हम देखते हैं जो हमारे पास यंगर नेशनलिस्ट्स बैठे हैं वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं, जबकि जो हमारे पास पुराने लीडर्स बैठे हैं वो ये कह रहे हैं, मेजॉरिटी, खाली पुराने नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लीडर्स ये कह रहे हैं कि डोमिनियन बेसिस या डोमिनियन स्टेटस के ऊपर जो है हम सेल्फ रूल चाहते हैं। चाहे हमारे टॉप पे ब्रिटिशर्स बैठे रहें लेकिन हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होना चाहिए और हमारे पास सेल्फ रूल होना चाहिए। तो एक बात जिसके ऊपर थोड़ी सा हमारा लड़ाई झगड़ा होने वाला है वो है डोमिनियन स्टेटस वर्सेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के तहत हम डोमिनियन स्टेटस को ही सरकार के सामने लेकर जाते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई नेहरू रिपोर्ट जो है इसके अंदर क्या क्या रिकमेंडेशंस आई।
जैसा कि मैंने आपको बताया, एक मेन रिकमेंडेशन तो क्या है कि भाई हम सरकार से डोमिनियन स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, और हम उन्हें कह रहे हैं कि विद इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वी वांट टू बी अ सेल्फ गवर्निंग कॉलोनी, वेर इन द government, the way in which we want to be dealt is something that we want to decide all together. इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के तहत जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम देखते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स को जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे, आगे जाके और रिलीजन्स को मिले हैं, इस वजह से क्या होता है, कम्युनल डिवाइड होने लगता है। तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं इनको रिजेक्ट करती है, और इस बात पे फोकस करती है कि हमें स्टेट बेस्ड ऑन रिलीजन नहीं चाहिए, बल्कि हमें एक सेक्युलर स्टेट चाहिए। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटाओ, इसकी जगह जॉइंट इलेक्टोरेट्स को रखा जाएगा, जिसमें कि कोई भी अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है, फॉर इंस्टेंस मुस्लिम्स हैं, तो उनको सीट्स की रिजर्वेशन मिल जाएगी सेंट्रल और प्रोविंशियल दोनों लेवल पर। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे प्रोविंशियल लेवल पर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो नेहरू रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम्स को उन प्रोविंसेस के अंदर सीट्स की रिजर्वेशन मिलेगी जहां पर वो माइनॉरिटी है, ना कि जहां पर वो मेजॉरिटी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, ये कहा जाता है मुस्लिम्स को कि बाकी जो प्रोविंसेस है जिनमें आप माइनॉरिटी नहीं है, वहां पर आप एडिशनल सीट्स जो हैं, सॉरी, जो प्रोविंसेस हैं जिनके अंदर आपको माइनॉरिटी सीट्स, जहां आप माइनॉरिटी हैं वहां आपको रिजर्वेशन तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा आपको एडिशनल सीट्स पे कंटेस्ट भी करने दिया जाएगा। इस पॉइंट को एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हम क्या कह रहे हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो डिमांड है इसको रिजेक्ट कर दिया गया। इंस्टेड नेहरू रिपोर्ट कह रही है कि भाई जॉइंट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए, जिसके अंदर मुस्लिम्स जो माइनॉरिटी अपने आप को मान रहे हैं उनको सेंटर के अंदर सीट्स रिजर्वेशन मिल जाएगा, और उन प्रोविंसेस में जहां वो माइनॉरिटी है वहां पे भी उनको लेजिस्लेचर के अंदर जो है सीट्स का रिजर्वेशन मिल जाएगा। मोर ओवर जिन प्रोविंसेस में वो माइनॉरिटी है वहां पे उनको रिजर्वेशन तो मिल ही रहा है, इसके अलावा वो एडिशनल सीट्स जो हमारे पास पड़ी हैं, जो जनरल सीट्स हैं, उनसे भी वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने डोमिनियन स्टेटस के अलावा बोला। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि प्रोविंसेस का रीअरेंजमेंट लिंग्विस्टिक बेसिस पर करिए, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर जो है प्रोविंसेस का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। नेहरू रिपोर्ट की एक बहुत ही पॉपुलर रिकमेंडेशन थी स्टूडेंट्स, 19 फंडामेंटल राइट्स। इन 19 फंडामेंटल राइट्स में कुछ पॉपुलर राइट्स जिनको नेहरू रिपोर्ट आगे लेकर आया, दीज इंक्लूड इक्वल राइट्स फॉर विमेन, अपार्ट फ्रॉम दैट राइट टू फॉर्म यूनियंस, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्या है, वो जो आज चल रही है जिसमें हम देखते हैं 18+ कोई भी मेल फीमेल एनी अदर we are allowed to vote simply by the virtue of being a citizen of India। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को भी एक फंडामेंटल राइट की तरह इन्वॉल्व किया गया इन द ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑफ नेहरू रिपोर्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, इन्होंने बोला कि सेंटर और प्रोविंसेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाइए। ये तो ऑलरेडी आपका जो डोमिनियन स्टेटस है इसके साथ रेजोनेट कर रहा है। डोमिनियन स्टेटस अगर हमें सेल्फ रूल मिल जाता है तो सेल्फ रूल का मतलब ये होता है कि हमारे को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मिलेगी। इन रिकमेंडेशंस के तहत स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटके जॉइंट इलेक्टोरेट्स वाली डिमांड आ रही है, इसमें मुस्लिम लीग अपना खुद का कुछ ओपिनियन लेकर बैठी है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग कुछ प्रपोजल्स कांग्रेस के सामने रखती है इन दिसंबर 1927। कांग्रेस का जो सेशन होता है मद्रास का 1927 में, यहाँ पर मुस्लिम लीग ने इनके सामने कुछ चेंजेस रखे हैं नेहरू रिपोर्ट में, जिनको कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेगी, और इनको पॉपुलरली दिल्ली प्रपोजल्स बोला जाता है। दिल्ली प्रपोजल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग ने इनको दिल्ली की एक मीटिंग के अंदर बनाया था। यहां पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग 3 डिमांड कर रही है, 3 चेंजेस मांग रही है नेहरू रिपोर्ट में। एक तो वो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स की होनी चाहिए।
इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे वो ये कह रहे हैं कि हमें रिजर्वेशन सिर्फ उन प्रोविंसेस में नहीं चाहिए जहां हम माइनॉरिटी में हैं, इंस्टेड हमार को पंजाब और बंगाल जो है वहां पर रिप्रेजेंटेशन अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन में चाहिए। तो रिजर्वेशन माइनॉरिटी एरियाज में मिल रहा है, उसके अलावा अगर आपको रिप्रेजेंटेशन जहां आप मेजॉरिटी में हो उस अकॉर्डिंग मिलेगा, तो टेक्निकली पंजाब और बंगाल के अंदर जो है गवर्नमेंट में जो मेन मिनिस्टर्स आएंगे वो सब मुस्लिम्स ही हो जाएंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो तीसरा पॉइंट ये रखते हैं वो ये कहते हैं कि 3 नई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस बनाओ, दैट इज सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, मद्रास सेशन के अंदर इन तीनों प्रपोजल्स को जो है कांग्रेस एक्सेप्ट कर लेती है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब मुस्लिम लीग के इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया जाता है तो हमारे पास जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट बैठे हैं, खास करके जो हिंदू महासभा बैठी है, अब वो गुस्सा हो जाती है, तो वो अपोजिशन करने लगते हैं। हिंदू महासभा जो है वो दिल्ली प्रपोजल्स को बहुत ही बुरी तरह से अपोज करने लगती है। खास करके वो कुछ पॉइंट्स को सबसे ज्यादा अपोज करती है, जैसे कि नए मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस नहीं बनने चाहिए, और उसके अलावा मुस्लिम मेजॉरिटी पंजाब और बंगाल जो प्रोविंस है इसके अंदर इनको रिजर्वेशन सीट्स का नहीं मिलना चाहिए। इन 2 पॉइंट्स पे हिंदू महासभा जो है बहुत ज्यादा लड़ने लग जाती है, और इस वजह से कांग्रेस को अब इन्हें भी पैसिफाई करना पड़ेगा। तो हम हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स को कुछ कंसेशंस देते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स को कंसेशंस देने के तहत कुछ और पॉइंट्स नेहरू रिपोर्ट में ऐड किए जाते हैं। हम देखते हैं कि जॉइंट इलेक्टोरेट्स जो कि हर जगह पर प्रपोज किए गए थे, उसमें हम कह रहे हैं कि मुस्लिम्स को जो है रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, लेकिन सिर्फ उन प्रोविंसेस के अंदर मिलेगा जहां वो माइनॉरिटी में है। जो पॉइंट वो कह रहे थे कि भाई हमारे को पंजाब और बंगाल के अंदर भी जो है अपनी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उस पॉइंट को खारिज कर दिया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट ये बोलती है कि हमारे देश का जो स्ट्रक्चर होगा वो यूनिटरी होगा, जिसके अंदर यूनिटरी स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ज्यादा कंट्रोल जो होता है वो सेंटर के पास होता है, और इसमें रेसिडुअल पावर्स जो हैं वो सेंटर के हाथ में दे दी गई। यानी कि अल्टीमेटली सेंटर के पास कंपेरेटिवली ज्यादा पावर है। तो अगर हम कोई मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस बना भी रहे हैं और मान लीजिए कि वो किसी तरह से अलग होना चाह रहे हैं, तो वहां पर सेंटर उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स थे जो कि हिंदू महासभा को कंसेशन की तरह दिए गए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे साइमन कमीशन ने भी रेकमेंड किया था कि बॉम्बे से जो है सिंध को अलग कर दो। यही डिमांड मुस्लिम्स भी लेकर बैठ गए। यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट कहती है कि ठीक है, बॉम्बे को सिंध से अलग किया, सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाएगा, लेकिन तब जब हमें डोमिनियन स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा। मोर ओवर स्टूडेंट्स ये बोला गया कि सिंध के अंदर जो हिंदू माइनॉरिटी है उनको भी वेटेज दी जाएगी। तो ये 3 कंसेशंस हिंदू फंडामेंटलिस्ट्स को दिए गए, और अब इसकी वजह से क्या हो रहा है हम देखते हैं। मुस्लिम लीग खास करके मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो फिर से नाराज हो गए। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कोई भी जो है कॉमन ग्राउंड नहीं आ पा रहा। इस वजह से फिर से 1928 के अंदर दिसंबर में एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है कैलकाटा में। यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट्स नेहरू रिपोर्ट जो है इसको रिकंसिडर करने की कोशिश करी जाती है, और यहाँ पर जिन्ना मुस्लिम लीग के बिहाफ पर 3 अमेंडमेंट्स फिर से जारी करते हैं। इन 3 अमेंडमेंट्स में एक पॉइंट जो है पुराना वाला उसको फिर से रीइटरेट करते हैं, जहां पे ये कहते हैं कि मुस्लिम्स को सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर 1/3 की रिप्रेजेंटेशन दो। दूसरी बात वो ये कहते हैं कि बंगाल और पंजाब के लेजिस्लेचर के अंदर मुस्लिम्स को मेजॉरिटी के हिसाब से सीट्स मिलनी चाहिए, उनको अपनी पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के अंदर सीट्स मिलनी चाहिए, जब तक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज नहीं आ जाता। तो ये 2 पॉइंट्स तो उन्होंने सेम ही बोले हैं जो ये पहले कह रहे थे। तीसरा पॉइंट ये कहते हैं कि रेसिडुअरी पावर्स जो हैं वो प्रोविंसेस के हाथ में होनी चाहिए, ना कि सेंटर के।
अब यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, कांग्रेस इनको एक्सेप्ट नहीं करती। इस वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है लड़ाई की अब शुरुआत हो चुकी है। भारी कम्युनलिज्म का प्रभाव आ चुका है और आप देखेंगे यहाँ से कंसिस्टेंटली हिंदू मुस्लिम यूनिटी टूटने लगेगी। और इस प्रॉब्लम का रिजल्ट जो है हमें फाइनली 1947 में मिलेगा, जब पार्टीशन होगा। इन अमेंडमेंट्स के अलावा स्टूडेंट्स आप देखेंगे, जब आईएनसी इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट कर देती है, जो कि कैलकाटा सेशन में जिन्ना ने दिए थे, वो गुस्सा होके मीटिंग से चले जाते हैं और उसके बाद वो अपने 14 पॉइंट्स जारी करते हैं। ये जो 14 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इनके अंदर कुछ लगभग इसी तरह के रिकमेंडेशंस हैं ऑल टुगेदर, और कांग्रेस उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं करती। इसकी वजह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कम्युनल डिवाइड होने वाला है। और इस डेकेड से 1930s ऑनवर्ड्स आप देखेंगे मुस्लिम लीग अपने रास्ते और आईएनसी अपने रास्ते, और इनमें अब कंसिस्टेंटली लड़ाई चलती रहेगी और इस आग में घी का काम करेगी ब्रिटिश गवर्नमेंट। और फाइनली स्टूडेंट्स हम देखेंगे एंड में हमें फ्रीडम तो मिली, लेकिन एक हार्ट ब्रेक के साथ मिलती है, जिसमें कि इंडिया का पार्टीशन हो जाता है और ये दो कंट्रीज में डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने अपने दो मेजर ट्रेंड्स ट्रेस कर लिए, दैट इज सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरीज एंड राइज ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। इसके अलावा इस लेक्चर के अंदर हमने साइमन कमीशन देखी कि भाई साइमन कमीशन क्या थी। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सजेस्ट करने के लिए आई थी वो इंडिया, लेकिन क्योंकि वो ऑल वाइट मेंबर कमिटी थी, इस वजह से इंडियंस ने उसको अपोज किया। तो हम देखते हैं कि जो हमारे वाइसरॉय हैं बर्कन हेड, वो इंडियन लीडर्स को कहते हैं अगर तुम इतने स्मार्ट हो तो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्यों नहीं बना लेते। तो हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसके तहत हम बनाते हैं नेहरू रिपोर्ट, जिसके अंदर हम पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं। जिस दिन से हम कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम्स के अंदर डिवाइड आना शुरू हो जाता है। और इस कॉन्टेक्स्ट में नेहरू रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। So here students, our discussion is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video. Also, don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much again.